अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के मेरे काबिल एहतराम दोस्त और यूट्यूब के जितने भी मेरे देखने वाले चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आज जुमअतुल मुबारक और सुबह का सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जिगर के लिए उसकी तशख़ीस, उसकी वजह, हेपाटाइटिस के बारे में और यरकान के बारे में कुछ दोस्तों से मालूमात शेयर करूँगा। प्यारे दोस्तों, जिगर में जब खराबी पैदा होती है तो उसकी कोई एक वजह नहीं होती। जब तिल्ली साफ नहीं करती, पहले शुरुआत हमेशा जिस बीमारी की भी शुरुआत होती है, ज़्यादातर बीमारियां हमारे रात को सोने से पहले हम जो मसूड़ों को साफ नहीं करके सोते। मैं एक बुनियादी आपको एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ कि अगर रात को हम मसवाक करके सोएं सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, तो ना हमारे दांत खराब होंगे, ना मसूड़े खराब होंगे और ना ही कोई बीमारियां। मैदे का ताफुन जो सारी रात हम सांस लेते हैं और सुबह को उठते ही बगैर कुल्ली किए हम थूक अपना जो सा है लुआब जो सा है उसको हमेशा निगलते रहते हैं। ये जहर जाकर मैदे को ख़राब करता है और मैदे से जो ताफुन ज़्यादा ये जहर आगे जाके जिगर की तरफ मुंतकिल होता है, आंतों को भी ख़राब करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि मसूड़ों को अगर आप सही रखेंगे, दांतों को सही रखेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला जब ये ताफुन ही पैदा नहीं होगा तो दूसरी बीमारियां आपकी जन्म नहीं लेंगी। प्यारे दोस्तों, जिगर की खराबी की सबसे बड़ी वजह इंसान के जिस्म में जितने भी आज़ाए रईसा हैं उनके जो गुदुद होते हैं, एक खींचने वाले दूसरे फेंकने वाले, गुदुद जाज़बा और गुदुद नाकला हम जिनको कहते हैं। तो जिगर का गुदुद नाकला सिस्टम जो सा होता है उसमें जो उसको सफरा को ये खींचता है, ये दो गुदुद से और दो गुदुद से उसको गुदुद नाकला को खारिज भी करता है। तो गुदुद नाकला से जो उसके गुदुद होते हैं, जब हद से ज़्यादा वो तेज़ हो जाते हैं और फेंकने वाले गुदुद नाकला कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ऐसे मौके पर फिर क्या होता है, जिगर का फूलना मुमकिन है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल आप दोस्तों को इस तरीके से दूंगा कि जिस तरीके से फूकने को एक तरफ से आप नीचे की साइड से उसको सुराख निकाल कर उधर से हाथ से पकड़ लें और दूसरी साइड से उसको हवा भरना शुरू कर दें। तो जब उसकी हवा आप भरना शुरू करेंगे तो उस हवा के भरने से क्या होगा कि फूकना, जितनी आप हवा मुंह से डालें और उतनी ही निकालते जाएंगे तो वो फूकना कभी फटेगा नहीं, उसका साइज बढ़ेगा नहीं। और अगर जितनी हवा आप खींचेंगे, उसमें भरेंगे और उससे ज्यादा उससे कम निकालेंगे तो वो फूकने का साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी मिसाल से मैंने आपको समझाया कि जिगर में अगर सफरा की मिकदार ज्यादा वो गुदुद खींचें और निकालने वाले गुदुद नाकला कमजोर हों तो फिर उससे क्या है, जिगर में वरम पैदा होता है, जिसको आज के इस दौर में हेपाटाइटिस का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, हेपाटाइटिस असल में है क्या? ये पहले पुराने दौर से ये बीमारियां चली आ रही हैं, लेकिन आज जदीद नाम उनको जो दिए गए हैं, उन नामों के हिसाब से उसका नाम जो सा हेपाटाइटिस का जो रखा गया, उसके असल जो नाम है उसका मफहूम तो यही बनता है कि हेपा माना जिगर, टाइटस माना सोज। तो प्यारे दोस्तों, जिगर की जो सोज है, वर्म जिगर, इसको पुरानी तिब में वर्म जिगर के हिसाब से इलाज किया जाता था। एक होता था यरकान सफरा के तरीके, यरकान अबीज, यानी कि सफ़ेद यरकान, बंदा सूखता चला जाता है, और यरकान जर्द जो सा है तो वो असल में पीलिया को बोलते थे, जिसमें सफरा की मिकदार बढ़ जाती है। यरकान अबीज जो सा है, जिसे अबीज बोलते हैं अंडे को, सफ़ेद, तो उसमें अमूमन क्या होता था, तिल्ली की खराबी की वजह से हेपाटाइटिस सी या बी को कहते थे। उस वक्त ये नाम नहीं थे, तो वो कहते थे जी इसको हड्डियों का यरकान है और इसको पीलिया है। तो इस तरीके से पुराने तिब में लोग ये इन नामों से उसको पुकारा करते थे। प्यारे दोस्तों, आज जदीद दौर है, जदीद रिसर्च के मुताबिक लेबॉर्ट्रियों में इनके नाम भी तजवीज़ किए गए हैं। हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस ई और डी, एफ तक चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, नाम तो बहुत दे दिए गए, लेकिन उनका इलाज जो तशखीस है उसकी तरफ तवज्जो अब भी कम है। अभी तिल्ले में अपना पित्ते में पत्थरियां पड़ जाती हैं, पित्ते को निकाल कर फेंक दो, ये कुदरत का निज़ाम है, आप कैसे उसको निकाल कर फेंक रहे हैं? ये एक डैम है सफरा का। अगर सफरा का डैम जो सा है, आप जिसमें पानी जखीरा कर रहे हैं, अगर पीछे से पानी आपके सफरा का जो सा है कम ज्यादा होता है, जो जहर कम ज्यादा होगा, तो वो कहाँ स्टोर होगा? तो ये मालिक ने हर निज़ाम को बनाया है, सोच समझ कर बनाया है। इस तरफ हमारे जो से जदीद तिब की तवज्जो नहीं है।
हर चीज का एक अल्लाह पाक ने निज़ाम कुदरत जिस्म में रखा है। अब जैसे सोदा का जो सा जमा होना, तिल्ली उसके लिए डैम बनाया गया। जो सोदा पैदा होता है वो सोदा तिल्ली में जमा होता है। तो इसी तरीके से सफरा पित्ते में जमा होता है। प्यारे दोस्तों, तो जब हद से ज्यादा सफरा जिगर में आना शुरू हो जाए और गुदुद नाकला कमजोर हो जाए, तो ऐसे मरीज को यरकान हो जाता है। यरकान माना सफरा। सफरा हमेशा गुदुद की तहरीक में ज्यादा बढ़ जाता है। गुद्दी तहरीक बढ़ जाएगी और गुद्दी उजलाती तहरीक होगी, तो इसमें सफरा स्टोर होगा। और गुद्दी असाबी तहरीक अगर होगी गर्म तर तहरीक में, तो इसमें सफरा ताज़ा बनेगा भी और खारिज भी होगा। जब एक चीज है, जैसे आपकी टैंकी है पानी की, उसमें अगर गंदा पानी पड़ जाता है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसको किस तरीके से आप स्टोर करेंगे? उसका तरीकाकार सिर्फ इतना सा है कि आपने उसमें ताज़ा पानी डालते रहें, गंदा पानी आगे निकलता रहेगा, तो एक दिन वो पानी बिल्कुल साफ सुथरा ताफुन से पाक हो जाएगा। यही तरीका कानूनी फितरत का तरीका है। तो आपने इस तरीके के मुताबिक कोशिश करनी है, जितना भी हो सके सफरा को जमा होने नहीं देना, उसका साथ में ताज़ा सफरा पैदा भी हो और इखराज भी हो। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जो कि मेरा 30-35 साल से आजमूदा भी है, और मैंने कई सैकड़ों मरीजों पर इसके रिजल्ट देखे हैं। मैं हमेशा दोस्तों को वही, मैंने 3 साल से जो भी ग्रुपों में नुस्खे दिए हैं, जिन दोस्तों ने बनाए हैं, अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। और इज़्ज़त हमेशा, ज़िल्लत इज़्ज़त अल्लाह पाक ने जो उन्हीं के हाथ में, और उन्होंने, मेरे मालिक ने जो भी हमारे को इल्म दिया है, उसमें अगर जो कोई शख्स बोझ से काम लेता है, वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मैं इसी बोझ को तोड़ते हुए, मेरी हुक्मा से अमूमन तलख़ कलामी भी हो जाती है कि झूठे नुस्खे क्यों देते हैं। और इसी वजह से आज इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया तक के ग्रुपों में जो दोस्त हैं, अल्लाह के फजल करम से मेरा नुस्खा जो भी सुनते हैं उसको बनाते हैं, और अल्लाह के फजल करम से उसमें रिजल्ट भी होता है। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत से पाक नुस्खा देता हूँ, जिसमें कोई चाबी नहीं रखता। और जो भी नुस्खा इंशाल्लाह मेरा होगा, मैं दोस्तों को बोलता हूँ बनाने से पहले फिर भी एक दफ़ा मेरे से पूछ लिया करें, ताकि उसमें आपसे कोई कमी बेशी न रह जाए। मेरे मालिक ने, अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया है, ये मेरे पास अमानत है। प्यारे दोस्तों, नुस्खा का मैं आपको दोस्तों की नज़र करता हूँ, वॉइस लंबी हो जाएगी। तो नुस्खा इस तरीके से, अगर यरकान किसी को होता है तो सफरा की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसको आपने गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी के नुस्खा जात देने हैं। ठीक है जी, असाबी गुद्दी से गुद्दी असाबी। अच्छा, यरकान में, यरकानी के नाम से साबर मुल्तानी, उस्ताद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का एक नुस्खा है। यरकानी के नाम से वो नुस्खा बनाए और गुद्दी असाबी शदीद का नुस्खा बनाए। ये दो नुस्खे, और मुलय्यन का नुस्खा इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है, फार्माकोपिया में मौजूद है। फिर भी मैं दोस्तों को बता देता हूँ। आपने गुद्दी असाबी अक्सीर का नुस्खा नोट कर लें जी। 4 तोला आपने लेना है सुंढ, 2 तोला नौशादर ठिकरी, 1 तोला काली मिर्च और 1 तोला हड़ताल वर्की को सिर्फ खूब खरल करना है अर्के गुलाब में, खुश्क कर लें उसे, और फिर उसके बाद मिला लें। ये सादा खरल किया जाता है साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नुस्खों में, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, तो अल्लाह के फजल करम से वो उसका रिजल्ट भी बढ़ जाता है। इसकी खुराक आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम शरबत बजूरी से, अर्क कासनी या अर्क मक्को से दें। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद बिलोरोबिन भी अपनी जगह पे सही होगी, एसजीपीटी भी सही होगी, अल्कलाइन फास्फेट तिल्ली चाहे सूजी हुई हो, वो भी अपनी जगह पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसको मरीज के हिसाब से आपने खिलाना है, तो जितना भी हो सके मरीज के हिसाब से आप जो भी उसकी तशखीस करके दवाई देंगे, अल्लाह के फजल करम से आपको बिल्कुल उसमें भरपूर रिजल्ट भी मिलेगा। इसके साथ आप मुलय्यन का नुस्खा है, तो वो भी मुलय्यन भी इसी तरीके से बनता है। आपने सना के पत्ते लेने 8 तोला, सुंड लेनी है आपने उसमें 4 तोला, 2 तोला नौशादर, काली मिर्च 1 तोला। तो आपने इसी तरीके से ये लेकर इसको बनाएं, और अल्लाह के फजल करम से इसमें इसको पाउडर करके इसकी खुराक सिर्फ आप 1 ग्राम का कैप्सूल रात को, 1 ग्राम का सुबह को दें। इससे सफरा खारिज होगा, सफरा की पैदाइश भी होगी, सफरा खारिज भी होगा। और इसके साथ आपने गुद्दी असाबी शदीद, उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सुंड, काले मिर्च और नौशादर। नुस्खे की तरतीब, वजन वही है, तो आप उसी तरीके से बनाएं। ये दिन में 4 दफा दें, अर्के कासमी, अर्के मक्को से। ये सारे नुस्खे आपने 15-15 मिनट के वक्फे से देने हैं, और 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आप जो है जाकर टेस्ट कराएंगे, 50% से ज्यादा आपको रिपोर्टों में भी उसका रिजल्ट मिलेगा, और दुआओं में इंशाल्लाह आप याद करेंगे। इस नुस्खे के साथ एक चीज, मैं एक और नुस्खा दोस्तों की नजर करता हूं।
وہ نسخہ بھی بڑا کامیاب میرا ہے۔ جگرولی کے نام سے میں ایک نسخہ بناتا ہوں، وہ طب یونانی کا نسخہ ہے۔ اس کا مزاج اور اس کی جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ کو میں سب سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نسخے کو بنانے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو دوائی دیا کریں۔ اگر صفرا کی مقدار بڑھی ہوئی ہے تو ودی اعصابی شدید، ملین اور اکسیر کے نسخے اس کو آپ دیں، اور اگر ہیپاٹائٹس کا مریض ہے تو اس کے ساتھ یہ جو نسخہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ نسخہ آپ اس کو لازم ساتھ میں دیں۔ اس کو جگرولی کے نام سے میں دوستوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جگرولی کا نسخہ، اس میں جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 تولہ آپ نے لینا ہے کلمی شورا اچھے والا، 10 تولہ پھٹکڑی سفید لینی ہے، اور 10 تولہ اچھے والی جو کھا، اور 10 تولہ آپ نے اس کے اندر نوشادر ملانا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے کھرل کر کے ایک کوزے میں بند کر کے اور گل حکمت کر کے آپ نے اس کو 8 سے 7 کلو کی آگ دینی ہے، 8 سے 7 کلو کی آگ۔ تو پیارے دوستو اس کو بنائیں، اور اس کو آگ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب نکالیں گے تو یہ لال کلر کا کشتہ آپ کو ملے گا۔ اس کے وہ لال رنگ کا نہیں جی، یہ سفید رنگ کا ہی ملے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ کیا جاتا ہے تو یہی نسخہ آپ کا لال کلر میں نکلے گا۔ اس کے اندر آپ 100 گرام ہیرا کسیس بھی ملا دیں، لیکن ہیرا کسیس جب ملائیں گے تو اس میں پتری فولاد پھر نہیں ملانا۔ میں آپ کو بغیر ہیرا کسیس کے نسخہ بتا رہا ہوں، یہ سفید کلر میں نکلے گا۔ اس کو آگے آپ نے کھرل کر کے نکال لینا ہے۔ اس کے اندر 100 گرام ریوند خطائی اور اس میں 2 تولہ آپ نے پتری فولاد ملانا ہے۔ یہ نسخہ 2 طریقے سے میں بناتا ہوں، اس لیے یہی طریقہ آپ رکھیں، لیکن طریقے میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک نسخے میں آپ نے ہیرا کسیس بھی 100 گرام ڈال کر گل حکمت کر کے آگ دے دیں، تو یہ اس میں پتری فولاد پھر نہیں ملانا کیونکہ یہ بھی فولاد ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اس میں پتری فولاد ملانا ہے تو پھر ہیرا کسیس آگ میں نہیں ملانی، تو آپ ہیرا کسیس شروع میں ملا لیں تو پھر آخر میں پتری فولاد نہ ملائیں، تو رزلٹ اس کا ایک ہی ہوگا۔ اور آخر میں آپ نے ریون خطائی دونوں نسخوں میں ملانی ہے۔ تو اس کی خوراک پیارے بھائی 500 ملی گرام کا کیپسول لسی، جو دہی کی لسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوپہر کو آپ نے یہ ایک ٹائم دینا ہے۔ انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ جس مریض کی آپ رپورٹیں دیکھیں گے ایک ہفتے میں مالک اس کو 50% سے زیادہ شفا دے دیتا ہے۔ یرکان کا مریض ہو چاہے ہیپاٹائٹس کا مریض ہو، ہیپاٹائٹس کے مریض کو کچھ عرصہ کھلانی پڑتی ہے دوائی، کیونکہ اس میں جو وائرس ہوتے ہیں وائرس ختم ہونے میں ٹائم مانگتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ دیں تو یہ ارک کاسنی، ارک مکو، ان دونوں کو مکس کر کے لوگوں کو اس کے ساتھ بتایا کریں۔ اگر اس کے اندر ایک بوتل شربت بزوری کی ملا کر پھر دوبارہ سے یہ تینوں چیزیں واپس بوتلوں میں بھر لیں تو اس کے ساتھ آپ بتایا کریں کہ 4 چمچ اس کے اور ایک کیپسول صبح شام، جس طریقے سے میں نے بتایا۔ ملین آپ نے دینا ہے صبح شام، شدید دینی ہے دن میں 4 ٹائم، اور اکثیر آپ نے دینی ہے دن میں 3 ٹائم۔ کیسے ہے یہ جگر کا یرکان کا مریض ہو ہیپاٹائٹس کا، اللہ کے فضل و کرم سے یرکان کے مریض ایک ہفتے میں ہی کافی ان کی امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ باقی مریضوں کو اپنی طبیعت مطابق دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میرا مشن یہی ہے کہ بغض سے پاک حکمت کو گھر گھر پہنچایا جائے، اور میرے جو بھی محترم حکماں ہیں جو کہ خلق خدمت کا اور انسانیت ان کے دلوں میں ہے، ان تک میرے کو اپنے نسخے پہنچانے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں زندگی کب تک ہے، اور کم از کم اور کچھ نہیں تو مرنے کے بعد کوئی یہ تو یاد رکھے گا نسخہ بناتے وقت جب اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ دعا پھر بھی کرے گا۔ میں اپنے لیے کرتا ہوں، میں نے کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ میرا مالک مجھے ہمت دے اور سچ آپ تک پہنچانے کی اجازت دیں۔ حکیم خان محمد سمرو، والسلام۔